बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं इस वक्त सीकर लोकसभा सीट है उसके अंतिम जो बूथ कह सकते हैं उस बूथ पे हूं, क्योंकि जी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर ग्रामीण है, लोकसभा सीट है, जी। उसके जो पोलिंग बूथ है वो स्टार्ट होते हैं। यानी कुल मिला के सीकर और जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है उसके एक पोलिंग बूथ पे हूं। आप देख सकते हैं ये सबसे सुंदर तस्वीर, जिसके अंदर लोकसभा के जो चुनाव है, जो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसके अंदर जो 95 ईयर्स की जो महिला है वो अपने मत के प्रयोग के लिए यहां पहुंची। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, यानी आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग महिला है वो अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ और अपने जो परपुत्र वधू है उनके साथ यहाँ वोट के लिए पहुंची है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि सीकर की जो लोकसभा सीट की जो जनता है उसके अंदर कितना क्रेज है। यहाँ पे मैं उन फैमिली मेंबर से भी बात करूंगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार के चुनाव में? एनडीटीवी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो यहाँ पहुँची है। यहाँ पेपर लीक का मुद्दा मुख्य था, धारा 370 का मुद्दा मुख्य था, और 500 वर्षों का जो इंतजार राम का भव्य मंदिर बना वो मुख्य मुद्दा था। बजरी माफिया का था, या नाथी का बाड़ा था, सबको ध्यान में रखते हुए वोट पड़े यहाँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों को लेके यहाँ की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। माता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या कुछ इस बार में आप एक महिला के तौर पे क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने मत का प्रयोग किया? आप बताएंगे क्या कुछ मुद्दे हैं? सर, हम तो ये जानते हैं वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए जी सर। तो आपने अपने मत का प्रयोग किया है। जी सर। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार के चुनाव? हमारे सामने तो पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, जो राजस्थान में वो पेपर लीक का मुद्दा रहा ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन पेपर लीक के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभाओं में भी जिक्र किया है काफी बार। हाँ, काफ़ी बार किया है, और वो नई सरकार बनने पर कुछ लोग सलाखों के पीछे भी गए हैं। अच्छा, मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी अभी अंतिम जो क्षण होता है उस दरमियान आपने एंट्री की थी और 6 बजने से 1 मिनट पूर्व आपने यहाँ पे मतदान के लिए पहुंचे। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आपने ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है एक महिला के तौर पे? हमने ना हमारे नरेंद्र मोदी के उनको देखकर, उनके इस भारत को देखकर, और हम मेरा तो यही कर्तव्य है कि इस संसार के अंदर सिर्फ मोदी और मोदी के अलावा और कोई ही नहीं। मैं सिर्फ मोदी को ही वोट देना चाहती हूँ और मोदी ही हम सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों की राय है वो किसको मत देते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के? मैं बोल रही हूँ भाई, एक तो मोदी महंगाई कम कराऊँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा। और एक जो बेरोजगारी से जन रोजगार का लगानी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, रोड़ा बढ़िया बननी चाहिए। और कई बात एक भाई महंगाई चाहिए जिन कम करे, और बेरोजगार रोजगार का लगानी चाहिए, और रोड़ा बढ़िया बनानी चाहिए, नल आना चाहिए मका घर आने। पानी की बहुत परेशानी आ रही है मान। अच्छा, यहाँ पे पानी की दिक्कत? हाँ, पानी बहुत दिक्कत है मका। लेकिन आपके वर्तमान सांसद तो बोल रहे हैं कि मैंने काफी काम करवाया है यहाँ पे। नहीं 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 सर, कहीं कौन मका देख लो, पानी की व्यवस्था दर भी कौन, बिल्कुल भी कौन मका। बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पानी की व्यवस्था। हमें पानी चाहिए पहले। अच्छा। यहाँ पर पानी की 1% व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी टैंकरों से आता है, और मैंने 5-6 टैंकर जाते हैं यहाँ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी की व्यवस्था चाहिए। तो आप यहाँ के इलेक्शन के अंदर, मैं यहाँ के बूथ की बात करूँ तो आप लोगों ने जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, उसको... जी बिल्कुल, हमें पानी चाहिए। और हमें जैसे लेडीज़ों को रोजगार, कुछ मतलब जो भी रोजगार हो वो लेडीज़ों तक पहुँचे। बिल्कुल। देखिए, महंगाई बहुत हो रही है सर, इस वजह से अब मैं मोदी सरकार से यही प्रार्थना कर चाहती हूँ कि हमारी तरफ बेरोजगार का काम हो लेडीजों के लिए, और पानी की व्यवस्था हो सर। बिल्कुल। देखिए, रोजगार की व्यवस्था तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो यहाँ की महिलाएं हैं वीरेंद्र, यहाँ मतदाता अभी भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर वाकई जो भी देख रहा होगा उसे संदेश लेना चाहिए कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको जहन में रखकर जनप्रतिनिधि चुने। चलिए एक बार हम आपको जयपुर लेकर चलते हैं। सुशांत पारिक हमारे साथ संवाददाता तो जुड़े हुए हैं वहां पर। सुशांत, कैसी तस्वीर जयपुर में इस सुबह से लेकर शाम तक की देखने को मिली? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, वोटरों में कैसा उत्साह था?
देखिए 6 बजने के साथ ही वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान केंद्र पर जो पहुंच चुका है उसको मतदान करने दिया जाएगा और कई ऐसी सीटें हैं 12 सीटों में से जहां पर खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं। तो आंकड़े की अगर हम बात करें 5 बजे तक का वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 50% के आसपास है और गंगानगर सबसे ज्यादा 60% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन सबकी नजरें हैं चूरू सीट पर 56% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो है दौसा सीट पर 45% वोटिंग हुई है। नागौर सीट जहां पर की तस्वीरें मारपीट की हमने देखी करीब 50%। यानी क्या 1 घंटा और उसके बाद जिस तरह का आंकड़ा आएगा देर शाम तक, वो ये पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 64 का, क्या वो प्रतिशत क्रॉस कर जाएगा? क्या बढ़ी हुई वोटिंग जो है वो ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दावे कर रहा है डोटासरा, गहलोत, पायलट की राजस्थान में इस बार तस्वीर बदलने वाली है, खास तौर पर हैट्रिक को लेकर भाजपा के दावे के विपरीत क्या वो तस्वीर बनेगी? क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं, चाहे अगर पहले फेज की बात करें नागौर हो, चूरू हो, दौसा हो, मामला फंसा हुआ है। लेकिन भाजपा कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो वो सरकार के खिलाफ जाएगा। कई सारे इश्यूज थे, हम सुबह से लोगों से बात कर रहे थे, अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है। जयपुर की बात करें तो भाजपा का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कहीं राम मंदिर का जिक्र हो रहा था कुछ सीटों पर, कहीं धारा 370 की भी बात थी। मुस्लिम बहुल इलाके में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है लेकिन वो कांग्रेस के फेवर में जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो कई सीटें ऐसी, खासतौर पर जाटलैंड की नागौर की सीट हो, चूरू की सीट हो, यहाँ जातिगत समीकरण ज्यादा जो है वो हावी हैं और इस तरह के चुनाव में बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, प्रत्याशी महत्वपूर्ण हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत हो जाते हैं। जिस तरीके से राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र राठौड़ की जंग चूरू की सीट पर हो गई है, नागौर में भी जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस तरह तो अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर जहन में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। चूरू से हमारे साथ गजेंद्र भी जुड़ गए हैं। कैसी तस्वीरें पोलिंग बूथों पर? चूंकि 6 बजे तो मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन क्या जो लोग वहां पर पहुंचे उन्हें मतदान करने दिया जा रहा है? कैसी तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है जहां पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं इस समय पोलिंग बूथ 130 पर खड़ा हूं। मेरे पीछे देख पाएंगे अभी भी लाइन है वो पोलिंग बूथ पर लगी हुई है और काफी लंबी लाइन ये लगी हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से जिन मतदाताओं ने 6 बजे से पहले इस पोलिंग बूथ पे एंट्री कर दी थी, उसके बाद तक यहाँ पर उनको एंट्री थी, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की ओर से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दरवाजा है वो बंद कर दिया गया। लेकिन जिन मतदाताओं ने 6 बजे से पहले इस पोलिंग बूथ के अंदर आ चुके थे वो उनकी लाइन है और अब प्रशासन द्वारा दरवाजा बंद कर दिया गया है और जो वोट डाल चुके उनको भी यही बिठा दिया गया ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन आप देख पा रहे सुखद तस्वीरें हैं। 6 बजे के बाद भी इतनी लंबी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर आज इतनी लंबी लाइनें नजर नहीं आई। विशेष रूप से गाँव के अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ है वो नजर नहीं आई। इक्का दुक्का लोग भी नजर आए। हालांकि महिलाओं में जबरदस्त तरीके से उत्साह नजर आया वोटिंग को लेकर। लेकिन फिर भी मतदान की बात करें तो 5 बजे तक मतदान की बात करें तो चूरू लोकसभा सीट के ऊपर मतदान है वो 55%। हालांकि अब प्रशासन की ओर से दरवाजा खोला जा रहा है और जिन मतदाताओं ने वोट कर दिया उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी लाइन है वो आप देख पा रहे काफी लंबी लाइन है वो अभी भी लगी हुई है और जो मतदाता है वो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मतदान करने की पारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर चलते हैं और बीकानेर से हमारे साथ नासिर जैदी जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, सुबह से शाम तक की क्या तस्वीरें थी? जो मतदान करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे थे, क्या कुछ उनके जहन में मुद्दे थे? देखिए, बीकानेर एक ऐसी जगह है कि जो एक अमन पसंद जगह है और अमनो अमान में आज तक यहाँ पर चुनाव होते आए हैं और आज भी वही माहौल रहा। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कई लोग खड़े हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सूरसागर स्कूल के बाहर और मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अहम मुद्दे क्या रहे। एक हमारे साथ सीनियर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य भी खड़े हुए हैं। जी, आप क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहे बीकानेर के खास तौर से और देश को भी इस संबंध में? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहने का अपना सुनिया है। यह चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, देश की दिशा को तय करने वाला चुनाव है।
वो छोटे मुद्दे को लेकर नहीं है। मैं समझता हूँ देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो भावी सोचा है देश के विकास के 2047 में सोचा है, उसको लेकर के ये चुनाव हम उसको निर्माण करने के लिए 2047 की पृष्ठभूमि बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही खुशहाली लाने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला और विश्व में हमारी प्रतिष्ठा कायम करने वाला आगे वाला समय होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव इसे बताया डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य ने, और भी हमारे साथ बोल रहे थे क्या क्या मुद्दे रहे। नेशनल लेवल पर तो विकास का ही मुद्दा रहा है और एक नीति का मुद्दा भी लेकर चले हैं और एक ये चुनाव एक नई दिशा तय करेगा देश। और आज विश्व में अगर विश्व गुरु बनना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, उसके बाद ही अपन विश्व गुरु बन सकते हैं। बीकानेर के लिए जो मोदी जी ने किया है, एक तो रेलवे स्टेशन का बड़ा निर्माण के लिए जो भी राशि इन्होंने जारी की है और बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच भी अर्जुन नाम जी की वजह से आई है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे विकास की ओर ये बढ़ रहा है और बीकानेर भी बढ़ रहा है। देखिए बीकानेर के जो अहम मुद्दे रहे, पहली बात तो ये है कि अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से चौथी मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी मर्तबा उन पर दांव लगाया है, 3 मर्तबा वो जीत के आए हैं, 15 सालों से नुमाइंदगी कर रहे हैं बीकानेर की। और अहम बात यह है कि बीकानेर में एयर सर्विस जो शुरू हुई अर्जुन राम मेघवाल के वक्त शुरू हुई, और सबसे अहम बात कि बीकानेर रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए 550 करोड़ का बजट जो आया, उसके लिए भी बीकानेर की आवाम उन्हें थैंक्स कहती है। और बीकानेर के कई मुद्दे हैं और भी लोग हैं, तो आपने किन मुद्दों पे वोट किया? क्या इश्यूज क्या रहे? बहरहाल कई इश्यूज रहे हैं और देखिए सुबह से शाम तक तकरीबन 6 बज गए हैं और अब जितने लोग वोटर्स बाहर थे उन सबको अंदर ले लिया गया है और सब लोग अंदर हैं, वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से शाम तक बहुत ही अमन पूर्ण माहौल में बीकानेर में इलेक्शन हुआ है और कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां से अपनी घटना का समाचार मिला हो। ये बीकानेर की साथ बात है, बीकानेर की तहसील है। यहाँ पर चाहे पार्टी कांग्रेस पूछ चाहे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के वक्त में सब अपने अपनी पार्टी को करते हैं, लेकिन जो बीकानेर की तहजीब है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है बीकानेर का, तो उससे बरकरार यहाँ की आवाम बिल्कुल। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको जहन में लेकर बीकानेर की जनता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची थी और अभी भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 6 बजे तक जो लोग पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर, उन्हें मौका मिल रहा है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए।